वेक्टर एनालिसिस लेकर। और फिर आप लोग जुड़ जाइए रावत सर के साथ। और उन बच्चों के लिए है जो IIT नीट 2021 एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए हम ये शुरू कर रहे हैं और ज़्यादा क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं। जैसा कि हम ले रहे हैं कि कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे फिर एक बार टॉपिक है वेक्टर एनालिसिस का। और वेक्टर एनालिसिस में हम कुछ वेक्टर बता रहे थे, स्पेशल वेक्टर। पिछले वीडियो में हमने यूनिट वेक्टर लिया था। आज लेंगे बच्चों इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स। जैसा कि बच्चों वेक्टर हम कैसे लिखते हैं, एक वेक्टर जैसे ये है, मान लो ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर किसके इक्वल है? इसका मैग्नीट्यूड ए, इसकी डायरेक्शन एक है। और मान लो बी वेक्टर है, बी वेक्टर है तो बी का मैग्नीट्यूड और बी की डायरेक्शन। आखिर ए वेक्टर बी वेक्टर कब इक्वल हो? देखिए बच्चों, यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर, मान लो वेक्टर ए वेक्टर बी इक्वल है, देखिए तो आप ये भी लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, यानी ए वेक्टर इक्वल बी वेक्टर, यानी ये लेफ्ट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड, तो राइट साइड इक्वल टू राइट साइड होगा। तो इसका मतलब है कि ये और ये दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब है इसका देन ए मस्ट बी इक्वल बी, यानी ए मस्ट बी इक्वल बी, यानी सेम मैग्नीट्यूड। क्या होना चाहिए बच्चों? सेम मैग्नीट्यूड। और क्योंकि ये पूरा इसके बराबर है, तो ए का मैग्नीट्यूड बराबर बी का मैग्नीट्यूड, एंड ए कैप इक्वल बी कैप, यानी सेम डायरेक्शन। देखो बच्चों, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। टू वेक्टर इक्वल है तो ओ उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ विल बी सेम, दोनों सेम, यानी ए इक्वल बी मैग्नीट्यूड और ए कैप इक्वल बी कैप, यानी डायरेक्शन। और ये भी बच्चों कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो दोनों वेक्टर सेम होंगे, इक्वल। क्लियर है? ए वेक्टर बी वेक्टर विल बी इक्वल। तो इसके लिए हियर जब दो वेक्टर इक्वल है तो आखिर दोनों वेक्टर में रिलेशन कौन कौन से ट्रू होंगे, सही होंगे। जैसे हियर दोनों वेक्टर का डिफरेंस मस्ट बी जीरो, यानी ये दो वेक्टर का डिफरेंस जीरो है बच्चों, तो दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर। जैसे एक और ए क्रॉस बी इज जीरो, ये आपको याद रखना है कि दो वेक्टर इक्वल हैं तो उनका डिफरेंस जीरो वेक्टर होगा और उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है। जैसे एक क्वेश्चन डिस्कस करें बच्चों, जैसे होता है ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। ये क्वेश्चन जैसे है, इफ पी क्यू कैप इक्वल क्यू पी कैप डाइन। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ बन जाता है और यही हमारा पर्पस है। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में एक हम कंसेप्ट देंगे और उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन संभावित है, कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं इक्वल वेक्टर। जैसे ये लिखा हुआ है, इफ पी क्यू कैप इक्वल क्यू पी कैप देन, जैसे कह देगा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। जैसे पहला ऑप्शन दे दिया, पहला ऑप्शन ये दे दिया बच्चों कि P प्लस Q जीरो वेक्टर
दूसरा ऑप्शन दे दिया P डॉट Q 0, और तीसरा ऑप्शन दे दिया बच्चों, यहां नोट करते रहे हैं, थर्ड ऑप्शन P वेक्टर इक्वल Q वेक्टर, फोर्थ ऑप्शन P वेक्टर माइनस Q वेक्टर इज 0। ठीक है, मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, यदि ये एक वेक्टर है, यदि कोई भी टर्म है, कोई भी टर्म में एक यूनिट वेक्टर क्या है, पार्टिसिपेंट, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये डायरेक्शन के साथ टर्म है, इसलिए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, लेफ्ट साइड इज ए वेक्टर, राइट साइड इज ए वेक्टर। क्लियर है बच्चों? इसका मतलब ये है कि देखिए बच्चों, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप इससे, इसी कंसेप्ट से कि देखिए ये वेक्टर इक्वल है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड का पार्ट कौन है बच्चों? P इधर की। तो ये सॉल्यूशन देखो, यहां हियर P Q कैप इक्वल Q P, यानी ये इसके इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि देखिए मैग्नीट्यूड के सेम हो, यानी मैग्नीट्यूड यहां P इज इक्वल टू Q, एंड डायरेक्शन, दोनों साइड की डायरेक्शन भी सेम होगी। डायरेक्शन क्या होता है बच्चों? जो कैप लगा रहता है यूनिट वेक्टर, यानी हियर Q कैप इक्वल P कैप, यानी दोनों वेक्टर P और Q का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो इसका मतलब है कि यहाँ क्या होगा, देन P वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर, यानी दोनों वेक्टर P और Q वेक्टर क्या है बच्चों, सेम है। तो सेम है, यदि P और Q सेम है वेक्टर, तो उसकी कंडीशन फॉलो होगी, यानी देखिए ये भी ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, और आपको मालूम है दो वेक्टर इक्वल हैं तो उनका डिफरेंस क्या होता है बच्चों, 0 होता है, 0 वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि इक्वल वेक्टर में कैसे क्वेश्चन पुट हो सकते हैं, कैसे आ सकते हैं नीट और IIT एग्जाम में। तो क्लियर हो गया? देखिए इस तरह, और जो वेक्टर इक्वल नहीं है उन वेक्टर को अनइक्वल वेक्टर कहते हैं। और ये टर्म आपको याद रखना है बच्चों, जो वेक्टर इक्वल नहीं है वो क्या होंगे, अनइक्वल वेक्टर। जैसे देखिए, और अब हम बता दें कि वेक्टर, क्योंकि आपको फिजिक्स में बहुत सारे वेक्टर पढ़ना, आखिर वेक्टर कब चेंज नहीं होता? आपको मालूम है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यदि चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ तो कांस्टेंट, और जो फिजिकल क्वांटिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है वो क्या है बच्चों, वेरिएबल। जैसे हम यहां लें कांस्टेंट एंड वेरिएबल वेक्टर, कांस्टेंट और वेरिएबल वेक्टर। देखिए बच्चों, कांस्टेंट वेक्टर कब है? कांस्टेंट वेक्टर तब है जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से कोई एक चेंज ना हो, तो वेक्टर क्या रहेगा, कांस्टेंट। जैसे ये वेक्टर है, ठीक, फिर वही ए वेक्टर किसके इक्वल है बच्चों, मॉड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। यदि देखिए बच्चों, इफ ए है, क्या है ये, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे बच्चों, देन ए वेक्टर क्या है, कांस्टेंट। ए वेक्टर क्या है, कांस्टेंट। इसका यूज होना है, जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर है। आखिर वेलोसिटी किस कंडीशन पर चेंज नहीं होगी, जब वेलोसिटी की डायरेक्शन यानी चलने की डायरेक्शन और उसका मॉड यानी स्पीड दोनों रिमेन अनचेंज हो, यानी कोई व्यक्ति एक ही डायरेक्शन एक ही स्पीड से चल रहा है,
तो उसकी वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट होगी। देखो बच्चों, वेक्टर एक आपका पार्ट है आईआईटी नीट के लिए, और इसके अलावा इसका यूज भी बहुत ये थ्रू आउट फिजिक्स होता है, इसलिए आपको इसका एप्लीकेशन भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम वही एप्लीकेशन भी साथ साथ बताए दे रहे हैं। जैसे ये वेक्टर कांस्टेंट, और वेक्टर कांस्टेंट है तो उसका डेल्टा ए, यानी डेल्टा, इसको क्या पढ़ेंगे? चेंज। इसको क्या पढ़ेंगे? चेंज इन ए वेक्टर। तो जो चीज कांस्टेंट है, यदि वेक्टर कांस्टेंट है तो उसका चेंज क्या होगा? जीरो होगा, नल वेक्टर होगा, यानी जीरो वेक्टर। ठीक है। और इस तरह से ये दूसरी चीज देखिए, ये भी होगा। इसे वेक्टर कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, वेक्टर इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, तो उसका टाइम के साथ डिफरेंशिएशन, यानी फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दैट वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा? जीरो होगा। तो कभी कभी बच्चों ये क्वेश्चन आप देखते होंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? जीरो। ये आपको आईआईटी आपको 2021 में जो नीट अपियर हो रहे हैं, जो आईआईटी के बच्चे हैं, ये हम संभावित क्वेश्चन दे रहे हैं, जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं और जो जो आपको सीखना है, छोटी छोटी चीजें। जैसे ये है ए वेक्टर डॉट, ए वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट? टाइम के रिस्पेक्ट क्या होगा? जीरो होगा। देखिए दोनों में फर्क है। जैसे दो वेक्टर, एक वेक्टर ए वेक्टर है, उसका डेरिवेटिव भी वेक्टर होगा टाइम के रिस्पेक्ट, और जब वेक्टर डॉट वेक्टर होता है बच्चों, ऑलवेज स्केलर होता है, और जीरो एक नंबर है। स्केलर का मतलब है कि उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए एरो नहीं लगाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये कांस्टेंट वेक्टर, कांस्टेंट वेक्टर समझ में आ गया कि जब वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में से कोई चेंज ना हो तो वो वेक्टर कांस्टेंट। जब वो कांस्टेंट होता है तो उसका डेल्टा वेक्टर क्या होगा? विल बी जीरो वेक्टर, जीरो नहीं, जीरो वेक्टर। ठीक है। तो इस तरह से ये, जैसे इसके लिए हम कंडीशन बता दें, किस कंडीशन में बच्चों वेक्टर चेंज नहीं होता? एक बार क्वेश्चन ये आ चुका है। देखिए कंडीशन हम बता दें, एक पिछले वीडियो में हमने बताया है कि व्हेन एवर ए वेक्टर इज डिस्प्लेस इन पैरेलल विद इटसेल्फ वेक्टर रिमेन अनचेंज। जैसे ये वेक्टर है बच्चों मार्कर, क्योंकि ये लाइन है और ये एरो है, यदि हम मार्कर को इसी के पैरेलल हम कहीं भी स्पेस में खिसका दें, डिस्प्लेस कर दें, तो बच्चों वेक्टर रिमेन कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर है, वो आपको मालूम है वेक्टर की लाइन है, लाइन की लेंथ वही रहेगी क्योंकि वही उसी को हम खिसका रहे हैं, और एरो वही रहेगा। इसका मतलब है कि बच्चों जब मैग्नीट्यूड वही है, लाइन वही है, और पैरेलली हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, यानी डायरेक्शन रिमेन अनचेंज, तो वेक्टर क्या होगा? चेंज नहीं होगा, और जो वेक्टर चेंज नहीं है उस वेक्टर को कांस्टेंट वेक्टर कहते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से पहला कब किस कंडीशन में वेक्टर चेंज नहीं हुआ बच्चों? कि व्हेन एवर ए वेक्टर इज डिस्प्लेस इन पैरेलल विद इटसेल्फ वेक्टर रिमेन अनचेंज। दूसरा ये है बच्चों कि व्हेन ए वेक्टर, देखो समझो, व्हेन ए वेक्टर टेल है और टेल के अबाउट, जैसे टेल है और वेक्टर को 360 डिग्री हम रोटेट कर दें, यानी 360 डिग्री रोटेट कर दें। देखिए बच्चों 360 डिग्री हम रोटेट कर दें तो वेक्टर वहीं का वहीं आ जाएगा। तो व्हेन एवर ए वेक्टर इज रोटेटेड थ्रू 360 डिग्री अबाउट इट्स टेल, देन वेक्टर रिमेन अनचेंज, वेक्टर चेंज नहीं होता। तो इस तरह 360 डिग्री एक चक्कर घुमाते हैं, 360 डिग्री का मल्टीपल इंटीजर, जैसे इंटीजर मल्टीपल हो, जैसे 2 राउंड हम रोटेट करें तो कितने डिग्री घूम जाएगा बच्चों? 360 डिग्री इंटू 2,
720 डिग्री। तो इस तरह से हम कहें वेक्टर को हम 360 डिग्री या इट्स इंटीजर मल्टीपल एंगल घुमाते हैं तो वेक्टर रिमेन अनचेंज। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये वेक्टर कब चेंज नहीं होता तो हमने बता दिया। अब इसके बाद वेरिएबल वेक्टर। देखिए बच्चों, वेरिएबल, जब भी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो या उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या दोनों चेंज हो, इनमें दोनों चेंज हो तो वेक्टर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे वेरिएबल वेक्टर कौन है? जैसे ए वेक्टर हम ये लिखें, इफ ए क्या है? वेरिएबल, बट कांस्टेंट, देन ए क्या होता है? वेरिएबल। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चन आए कि कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही है बट उसकी डायरेक्शन डिफर होती है, डायरेक्शन चेंज होती है बच्चों, तो वेक्टर क्या होता है? चेंज होता है। किसके कारण चेंज होता है? ड्यू टू चेंजिंग इट्स डायरेक्शन वर्ल्ड। ठीक है, ऐसे केस हैं, कई क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम कहें कि ए वेक्टर, ए वन वेक्टर और ए टू वेक्टर, ए वन ए टू, दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड का पार्ट सेम है, मैग्नीट्यूड का पार्ट सेम है बट डायरेक्शन डिफर है। डायरेक्शन इसकी क्या है? ए वन का है, इसकी डायरेक्शन क्या है? ए टू का है। तो ये वेक्टर क्या है? डिफर है, यानी ए वन वेक्टर इज नॉट इक्वल टू ए टू वेक्टर। जैसे हम इसका चेंज करें, मान लो ए वेक्टर का चेंज करें तो क्या हो जाएगा? ए टू वेक्टर, तो ये किसके इक्वल होगा? ए। बच्चों, चेंज इन वेक्टर, चेंज इन वेक्टर ऑलवेज इक्वल टू फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। ये पॉइंट आपको याद रखना है कंपटीशन पॉइंट, क्योंकि आगे चलकर चेंज इन वेक्टर बहुत ज्यादा कंसेप्ट यूज होना है, जैसे चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, इसका आएगा चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। और एवरेज एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड टाइम। जैसे न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मोशन, तो वहां आएगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो इस तरह बच्चों चेंज इन वेक्टर में क्या इंपॉर्टेंट है? फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। तो ये ऐसे वेक्टर किसके कारण चेंज हो रहा है बच्चों? ड्यू टू चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो ऐसे वेक्टरों का मैग्नीट्यूड सेम, देखिए मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन ए वन कैप से चेंज होकर बच्चों क्या हो जाती है? ए टू कैप। जैसे कुछ हम कंसेप्ट बताएं, जैसे कुछ वेक्टर ऐसे आएंगे, जैसे एक वेक्टर ये मैग्नीट्यूड ए है, मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों? ये लाइन की लेंथ होती है। जैसे ये मार्कर है, इसकी लाइन की लेंथ जो है, मार्कर की लेंथ क्या है? ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हम इसको टर्न करें, इसको फिक्स करके टेल को हम इसको क्या करें? टर्न करें, घुमा दें। अब कितना एंगल? थीटा। ठीक है, मैग्नीट्यूड वही है, थीटा घुमा दें। डायरेक्शन बच्चों चेंज हो गई, डायरेक्शन ए वन कैप से चेंज होकर क्या हो गई? ए टू। बट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही है, मैग्नीट्यूड वही है। तो इसका हमें चेंज, जैसे चेंज हम निकालेंगे, चेंज इन वेक्टर, ऐसे वेक्टर का चेंज का मॉड निकालेंगे। ये फार्मूला आपको पिछले वीडियो में बताए हैं कि चेंज इन वेक्टर मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, डिफरेंस ऑफ वेक्टर, यानी दो वेक्टर का डिफरेंस का मॉड जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन डिफर है, वो किसके इक्वल है?
2a sin थीटा बाई, यानी दैट इज इक्वल टू 2a sin। ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बच्चों एग्जामिनेशन पॉइंट, ठीक है। ऐसे कंसेप्ट है। अभी देखेंगे कि चेंज इन वेक्टर में ये कंसेप्ट यूज होगा, जैसे चेंज इन वेलोसिटी और डायरेक्शन के कारण वेलोसिटी चेंज हो रही है बच्चों, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये कंसेप्ट यूज होगा। और अभी आगे चलकर चेंज इन लीनियर मोमेंटम, जब आपका लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो जहां भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही है लेकिन डायरेक्शन चेंज होने के कारण वो वेक्टर चेंज हो रहा है, तो उसका जो चेंज इन वेक्टर का मॉड होगा वो 2a sin थीटा बाई 2। इस कंसेप्ट को याद रखना, ठीक है बच्चों। जैसे इसमें अभी कुछ ऐसे कंसेप्ट है, जैसे चेंज इन वेलोसिटी। मान लो एक एग्जांपल दे दे, वेलोसिटी में चेंज। एक सर्किल हमने बना दिया, जैसे बच्चों OA, यहां रेडियस R है, रेडियस ये भी R है, देखिए बच्चों ये OA वेक्टर, OA वेक्टर, OB वेक्टर, यानी O के रिस्पेक्ट A का पोजीशन वेक्टर है। जैसे इसको क्या लिखेंगे, एक पोजीशन वेक्टर होगा और B का पोजीशन वेक्टर O के रिस्पेक्ट। तो यहां जैसे लिखा नहीं रहता है OA, एक डायरेक्शन है, OB R2 डायरेक्शन। देखिए दोनों की लाइन इक्वल लेंथ की, यानी मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन OA वेक्टर से O के A की ओर है, और जब ये हम घुमा देते हैं तो डायरेक्शन O से B की ओर, तो डायरेक्शन चेंज हो जा रही है बट मॉड जो है लाइन की लेंथ वो इक्वल रेडियस के है। ये सर्कुलर मोशन में है। जैसे पूछा जाए कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, जैसे ये डिफरेंस पूछा जाए OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, ठीक है, यानी पोजीशन वेक्टर का चेंज, पोजीशन वेक्टर का चेंज 2R sin थीटा। ये अभी काम आने वाला है क्योंकि क्वेश्चन बच्चों वहां चेंज इन वेलोसिटी के आते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर, वहां वॉच के क्वेश्चन आते हैं, घड़ी के जो मिनट हैंड, सेकंड हैंड, आवर हैंड, जो घड़ी में क्लॉक में सुई होती है उनका पूछा जाता है। जैसे ये सेकंड हैंड, ये सेकंड की सुई है, कह देता है कि इसकी लेंथ है, लेंथ दिया है और लेंथ जैसे दिया है तो ये एक तरह का रेडियस होगी, और इसकी टिप क्या करेगी, टिप सर्कुलर मोशन करेगी। जैसे आप कहेंगे कि ये 15 सेकेंड, 15 सेकेंड में कहा जाएगी, एक क्वार्टर टर्न होगी, एक क्वार्टर मतलब 90 डिग्री, तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप जो इस सेंटर की टिप की पोजीशन का जो चेंज होगा वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह वेलोसिटी में भी आप निकाल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी। जैसे बच्चों यहां वेलोसिटी v1 है और यहां वेलोसिटी v2 है, यानी यदि कोई पार्टिकल एक सर्किल में यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसकी चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, क्योंकि यूनिफॉर्म इन यूसीएम, यूसीएम का मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो सेम होती है, स्पीड सेम है, यानी वेलोसिटी का मॉड सेम है। तो जैसे चेंज इन वेलोसिटी बच्चों निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी का मॉड निकालेंगे, ये क्या है, मॉड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2v sin।
इसका यूज, यानी एक पार्टिकल है या कोई भी पॉइंट है, वो यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान स्पीड से एक सर्किल में मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी का चेंज आपको फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, ये आपको कंसेप्ट यूज करना है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी जो चेंज हो रही है बच्चों ड्यू टू चेंजिंग इट्स डायरेक्शन में, जबकि इसका मैग्नीट्यूड यानी स्पीड हर जगह हर पोजीशन पर क्या है, सेम है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से चेंज इन वेलोसिटी का कंसेप्ट इसका निकाल सकते हो। जैसे क्योंकि चेंज इन वेक्टर, जब वो वेक्टर चेंज होता है ड्यू टू चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, जैसे वॉच का कंसेप्ट है बच्चों, एक वॉच होती है, ये मान लो सेकंड हैंड है और ये 12, ये 3, ये 6, ये डायल है 9। देखो बच्चों सेकंड हैंड, सेकंड की सुई है और ये क्या करेगी, इसकी लेंथ दिया गया है, ये लेंथ है और ये जो सेकेंड हैंड की टिप है, जैसे ये टिप है, ये क्या कर रही है, मूव कर रही है, एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, ठीक है। और जैसे इसकी लेंथ आर रेडियस का काम करेगी और कह दिया जाए कि आफ्टर 50 सेकेंड व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ सेकेंड है, तो आपको मालूम है चेंज इन वेलोसिटी का फार्मूला ये होता है और ये एक सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। तो आपको मालूम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक पॉइंट एक सर्किल में एक समान यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, तो उसका एक टाइम पीरियड होता है। तो इसका टाइम पीरियड बच्चों टी क्या होगा, टाइम पीरियड इसका 60 सेकेंड। टाइम पीरियड मतलब ये टिप एक चक्कर पूरा करते, 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है इन 60 सेकेंड, ठीक है। तो ओमेगा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओमेगा क्या होता है बच्चों, 2 पाई अपॉन टी, तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई अपॉन 60, यानी दैट इज पाई अपॉन 30। क्लियर है, रेडियन पर सेकेंड। अब बच्चों होता क्या है कि जैसे कोई एक पॉइंट एक सर्किल में मूव कर रहा है, तो उसकी लीनियर स्पीड, क्योंकि इस टिप की जो स्पीड है, लीनियर स्पीड हर जगह क्या है, सेम है, बट इसकी लीनियर वेलोसिटी जो है डायरेक्शन चेंज होने के कारण चेंज हो रही है। तो लीनियर वेलोसिटी बच्चों क्या होगी, v की आर ओमेगा, ऐसे निकाल लोगे, यानी v आर ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 30 और आर। अब आपको मान लो ये किसी थीटा एंगल, मतलब एक जनरल फार्मूला बना दे रहे हैं कि ये टिप थीटा एंगल टर्न करे तो कितनी चेंज इन वेलोसिटी होती है, तो डेल्टा वी मॉड इक्वल, आप भी की जगह क्या बच्चों रख दो, आर ओमेगा, तो 2 आर ओमेगा और साइन थीटा बाई। ये एक जनरल फार्मूला बच्चों लिखवा दिए। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमें ओमेगा पता है, आर पता है, तो लीनियर स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहां आफ्टर 15 सेकेंड, तो थीटा की जगह ये टिप 15 सेकेंड में कितना एंगल टर्न करेगा, 90 डिग्री, और 30 सेकेंड में 180 डिग्री। तो इस तरह से आप थीटा की वैल्यू रख सकते हैं। आप भी की वैल्यू, भी की जगह आपने ये रखा, आर दिया रहेगा और टाइम पीरियड आपको पता है, तो यहाँ वैल्यू पुट करके चेंज इन वेलोसिटी निकाल कर, ये जो वॉच वाले क्वेश्चन हैं
ये आप नीट और IIT में सॉल्व कर सकते। ये पूछा जाता है बच्चों कि कोई भी मिनट हैंड या सेकेंड हैंड, यानी मिनट वाली सुई या सेकेंड वाली सुई की जो टिप जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, इसकी कुछ सेकेंड के बाद या कुछ मिनट के बाद चेंज इन वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है, इस फार्मूला से निकालना। क्लियर है? तो ये आपका एक वेक्टर क्या है? वेरिएबल है। तो वेरिएबल वेक्टर में कौन कौन से संभावित क्वेश्चन है वो हमने बता दिया। देखिए बच्चों, हम कुछ स्पेशल वेक्टर जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करें। इक्वल वेक्टर, हमने कहा कि इक्वल वेक्टर में क्या क्या यूज है। अब इसके बाद कभी कभी आपके क्वेश्चन ये दिए आते हैं कि जैसे ए वेक्टर ये AX I कैप AY J कैप AZ, बी वेक्टर ये BX I कैप BY J कैप BZ। बच्चों, ए वेक्टर बी वेक्टर किस कंडीशन में इक्वल हो, यानी इफ वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B, दैट AX इक्वल BX, AY इक्वल BY, AZ इक्वल BZ। यानी दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं बच्चों? जब x कंपोनेंट इक्वल हो, y कंपोनेंट इक्वल हो और z कंपोनेंट इक्वल हो, तभी both वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर। अदरवाइज यदि एक भी कंपोनेंट डिफर है तो वेक्टर विल नॉट बी इक्वल। क्लियर है कि नहीं? इस तरह देखिए, ये इक्वल वेक्टर का कंसेप्ट क्लियर हो गया। कुछ बच्चों और स्पेशल वेक्टर बता दें, कोप्लेनर वेक्टर और नॉन कोप्लेनर वेक्टर। क्योंकि एक बार IIT में ऐसा क्वेश्चन आया है कि यहां वेक्टर में तो नहीं है, वहां फोर्सेज में क्वेश्चन है, लॉ ऑफ मोशन कि कोप्लेनर फोर्सेज और नॉन कोप्लेनर फोर्सेज। तो आपको मालूम है यदि वेक्टर्स 3 या मोर देन 3, यदि लाइंस उनकी एक सिंगल प्लेन में लाई है, एक ही प्लेन में लाई है, तो दीज वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर्स। और यदि सभी वेक्टर की लाइन एक ही प्लेन में नहीं है तो ऐसे वेक्टर नॉन कोप्लेनर वेक्टर कहलाते। ठीक है? इसका और कहाँ यूज है, कुछ ओरली चीजें बच्चों बता दे रहे हैं। जैसे इफ वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर इज 0 वेक्टर, इसका क्वेश्चन याद करना है। इफ वेक्टर सम ऑफ 3 फोर्सेज इज 0 वेक्टर, सो गिवन वेक्टर यानी गिवन फोर्सेज मस्ट बी कोप्लेनर। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 3 वेक्टर्स किस कंडीशन पर 0 रिजल्टेंट दे सकते, या 3 फोर्सेज किस कंडीशन पर उनका रिजल्टेंट 0 फोर्स हो सकता है। पहली कंडीशन यही है बच्चों, ऑल वेक्टर्स यानी 3 वेक्टर मस्ट बी कोप्लेनर वेक्टर्स। समझ रहे हैं? 3 फोर्सेज मस्ट बी कोप्लेनर फोर्सेज। ठीक है? यदि 3 वेक्टर्स 3 फोर्सेज कोप्लेनर नहीं है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो उनका रिजल्टेंट कभी 0 नहीं हो सकता है। क्लियर है? एक बार क्वेश्चन क्या आया, आप देखिए, ये कंफर्म है कि जो हम पढ़ाएंगे बच्चों, हम आपको 2021 का एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको ये क्लास शुरू किए हैं। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, आपको जो जो चीजें एग्जाम ओरिएंटेड है वो नोट बनवा दे रहे हैं, साथ साथ फोकस कर रहे हैं न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल 2 टाइप्स होते हैं, थ्योरी बेस्ड, एप्लीकेशन बेसिस रहते हैं, जो डेली लाइफ में कुछ फिजिक्स का जो लॉ है या कंसेप्ट है और डेली लाइफ में यूज होता है, तो उसके एप्लीकेशन पर बेस्ड है। और फिर इसके बाद होते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है? तो हम
ये बताने जा रहे हैं कुछ चीजें कि कितने वेक्टर मिनिमम रिक्वायर्ड वेक्टर किस कंडीशन में जीरो रिजल्टेंट दे सकते हैं। देखिए बच्चों, यदि आपका क्वेश्चन ये आता है मिनिमम रिक्वायर्ड वेक्टर विच कैन गिव जीरो रिजल्टेंट, आपके ऑप्शन में दिया रहेगा 2, 3, 4 या नॉन ऑफ दीज, ऐसा कुछ ऑप्शन दे दें तो आपको 2 में लगाना है। कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है, कुछ मेंशन नहीं है कि अनइक्वल है कि इक्वल है, केवल ये लिखा हुआ है मिनिमम रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर जीरो रिजल्टेंट, फॉर गेटिंग जीरो रिजल्टेंट, तो आंसर 2 सही है। और यदि बच्चों यही क्वेश्चन में ये आ जाए कि हाउ मेनी वेक्टर्स मिनिमम वेक्टर्स अनइक्वल मैग्नीट्यूड कोप्लेनर वेक्टर, देखो लिखा हुआ है अनइक्वल एंड कोप्लेनर वेक्टर विच कैन गिव जीरो रिजल्ट। तो अनइक्वल मैग्नीट्यूड, तो आपको मालूम है 2 वेक्टर अनइक्वल मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं हो सकता है, कभी जीरो नहीं हो सकता। तो जब अनइक्वल लिखा हुआ है और इसके बाद लिखा है कोप्लेनर वेक्टर, तो अभी हमने कहा है कि 3 कोप्लेनर वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। तो आपके आंसर कौन सा सही होगा? 3। कितने? हाउ मेनी मिनिमम रिक्वायर्ड अनइक्वल कोप्लेनर वेक्टर विच कैन गिव जीरो रिजल्टेंट? 3। आंसर क्या होगा? 3। और यदि बच्चों क्वेश्चन ये दिया गया है कि हाउ मेनी मिनिमम रिक्वायर अनइक्वल एंड नॉन कोप्लेनर वेक्टर विच कैन गिव जीरो रिजल्टेंट, तो बच्चों 3 नहीं होगा, आंसर 4 होगा, क्योंकि नॉन कोप्लेनर मिनिमम रिक्वायर वेक्टर नॉन कोप्लेनर वेक्टर विच कैन गिव जीरो रिजल्टेंट, दैट इज 4, क्योंकि 3 नहीं हो सकता। 3 वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो तभी होगा जब दीज वेक्टर आर कोप्लेनर। समझ में आ गया? एक हम कंसेप्ट आपका क्लियर करें। फिर इसके बाद एक और देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टिप्स है ये। जैसे कहा जाए एन इक्वल एंड कोप्लेनर वेक्टर, एन एक नंबर है वेक्टरों की जो कैसे वेक्टर है, इक्वल मैग्नीट्यूड के और कोप्लेनर है, ठीक है। आर मेक एंगल बिटवीन देम 2 पाई अपॉन एन, यानी 2 जैसे वेक्टर हैं तो 2 लगातार वेक्टर के बीच का एंगल 2 पाई अपॉन एन, समझ रहे हैं? तो सारे वेक्टर का रिजल्टेंट बच्चों जीरो करता है, समझ रहे हैं? जैसे एन कैसे हो, एन इक्वल मैग्नीट्यूड के और कोप्लेनर वेक्टर है और एक दूसरे के साथ, जैसे आगे वाला वेक्टर प्रीवियस वेक्टर के साथ कितना एंगल बना है, 2 पाई अपॉन एन, 2 पाई अपॉन एन। तो सारे वेक्टर एक क्लोज फिगर बना देगा। क्या बना देगा? क्लोज फिगर, ठीक है। और सारे वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा यानी वेक्टर सम होगा वो जीरो। जैसे एग्जांपल बताएं, जैसे कोई कहे 3 इक्वल मैग्नीट्यूड कोप्लेनर वेक्टर मेक्स एंगल विद ईच अदर 2 पाई बाई 3, यानी 120 डिग्री 120 डिग्री, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों? जीरो होगा, ठीक है। इस तरह से ये आपको याद हो गया। लास्ट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पॉलीगॉन, क्लोज पॉलीगॉन बनता है यदि एन कोप्लेनर इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर कैसे एक दूसरे के साथ एंगल बनाए 2 पाई अपॉन एन, तो सारे वेक्टर का सम यानी रिजल्टेंट जीरो। क्लियर हुआ? तो इस तरह से ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। फिर बच्चों 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए आता है, ठीक है। 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए ट्रायंगल मेथड से निकाल लो बनाकर, या आप यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि आपको मालूम है डॉट प्रोडक्ट
ए डॉट बी इक्वल होता है मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा। इसके कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं नीट आईआईटी के लिए? देखिए, इसमें कुछ चीजें आपको सीख लेना है, जैसे ए कैप बी। जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल है? पहले वेक्टर का मॉड इनटू दूसरे वेक्टर का मॉड इनटू कॉस थीटा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। जैसे हम कहें ए कैप डॉट बी कैप क्या होगा? तो ये होगा सिर्फ कॉस थीटा, क्योंकि ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। बी कैप मतलब उसका भी मॉड 1 होगा। तो इस तरह आप ए कैप डॉट बी कैप कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। इसका यूज होता है दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने। जैसे हम क्वेश्चन ले लें, इफ सी इक्वल ए प्लस एंड 3 D4 C5, then what is angle between A and C? ऐसा क्वेश्चन, एक सैंपल बच्चों क्वेश्चन दे रहे हैं, एक क्वेश्चन का सैंपल है और उसी सैंपल के कहीं भी क्वेश्चन कभी आते हैं किसी कंपटीशन एग्जाम में, तो आपको इस तरह करेंगे। देखिए बच्चों, एक 3 वेक्टर का रिलेशन है, ए और बी का सम सी वेक्टर के इक्वल है और तीनों वेक्टर का मॉड दिया गया है और किन्हीं 2 वेक्टर के बीच का एंगल पूछता है। तो याद रखना, जिन 2 वेक्टर के बीच का एंगल पूछता है बच्चों, उनको एक साइड आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा और दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आप देखो, बहुत तेजी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमें सी और ए के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, तो सी और ए को एक साइड लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग कर दो, ये स्क्वायरिंग हुआ। आपको मालूम है, ये कंसेप्ट याद रखना है, क्योंकि आप कोई 11th का एग्जाम नहीं देना है, कंपटीशन देना है। जैसे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। ये जल्दी से, तो और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो यहाँ आपको मालूम है, किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का होल स्क्वायर क्या होगा? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 2ca कॉस थीटा। तो क्या आपको मालूम है सी डॉट ए क्या होगा? सी ए कॉस थीटा। और थीटा क्या होगा? थीटा होगा सी वेक्टर ए वेक्टर के बीच का एंगल। यही हमें फाइंड आउट करना, और इक्वल बी स्क्वायर। और ये सारे सी की जगह उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो सी का 5 × 25 और ए स्क्वायर 9 और 2c इंटू ए। तो c इंटू ए क्या हो जाएगा? और 30 cos थीटा। कैलकुलेशन बच्चों आपको करना है, क्योंकि तेजी से कैलकुलेशन करना है। 60, इसको सॉल्व करो। 25 प्लस 9 ये हो जाएगा 30 cos थीटा। सॉरी, ये माइनस हो जाएगा बच्चों, माइनस होगा, ठीक है। और ये इक्वल क्या होगा? इसको उस साइड ले गए और ये दैट इज इक्वल टू 80। तो cos थीटा विल बी इक्वल टू 18 अपॉन 30 और दिस विल बी इक्वल टू 3/5। तो cos थीटा 3/5, तो थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स 3/5 या 0.6, ठीक है। इस तरह आप 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो बच्चों, ये डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हो। क्लियर हुआ? हम यहां बता रहे हैं हाउ टू डिटरमाइन एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। अब एक मेथड और है, एक मेथड और है। आप ट्राइंगल बना के, जैसे क्वेश्चन
ये आता है, ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कह दिया व्हेन सी वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी एंड मॉड ए वेक्टर सी एंड मॉड बी, समझिए C vector is vector sum of A vector and B vector. A vector is perpendicular to C vector. Mod B vector is 2 times of mod A vector. ये question. So then, what is angle between C and A and B? ऐसा question आ जाए तो आप कैसे solve करोगे? तो एक मेथड और हम बताएं, ट्राइंगल बना के। आपको मालूम है कि एडिशन ऑफ वेक्टर इज आल्सो टेकन बाय ज्योमेट्रिकली ट्राइंगल वेक्टर। जैसे हाउ मेनी पार्टिसिपेंट वेक्टर 3 और 3 लाइन का एक फिगर ट्राइंगल बना देंगे। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि यदि ट्राइंगल का कोई वन एंगल 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो ये ए वेक्टर सी के परपेंडिकुलर है, तो ये पक्का है कि एक एंगल 90 डिग्री, तो राइट एंगल। अब देखिए बच्चों, प्रॉब्लम कहां आती है, कौन सी साइड में कौन वेक्टर। तो ये तो पक्का है कि ए वेक्टर सी वेक्टर आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब है कि ये स्मॉलर साइड होगी और लार्जर वेक्टर कौन होगा, बी ये होगा, ठीक। और ए सी। अब एरो किसके अनुसार बनाओगे, इसके अनुसार, क्योंकि ये कंसेप्ट कहता है कि ए एंड बी आर कंपोनेंट वेक्टर, सी इज रिजल्टेंट वेक्टर। तो ए वेक्टर बी वेक्टर मस्ट बी इन सेम ऑर्डर और सी का ऑर्डर जो एरो होगा वो अपोजिट ऑर्डर में होगा। जैसे ए वेक्टर तो ये सी का। क्लियर है बच्चों। अब एंगल कैसे निकालो, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड से निकालते हैं। जैसे हम ये थीटा लें, ठीक है, तो थीटा के अनुसार आप देखेंगे, थीटा के अनुसार ये साइड परपेंडिकुलर है और ये साइड बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है यानी कट। जैसे हम कहें, देखिए ये इसका भी यूज होगा, जैसे दिया गया है मॉड बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो थीटा के हिसाब से ये बच्चों क्या है, बेस है, इसका मॉड यानी इसकी लेंथ बेस है और ये इसका मॉड क्या है, हाइपोटेन्यूज। और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार अपॉन कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। so that will be equal to cos थीटा। और किसके इक्वल 1/2, थीटा विल बी 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 60 डिग्री। अब जरूरी नहीं है कि 60 डिग्री ये ए और बी के बीच का एंगल हो, जरूरी नहीं होता। आपको एक टिप्स बता दे, ट्राइंगल में ट्राइंगल के सारे एंगल आपको पता है, तो किन्हीं दो वेक्टर कहीं ना कहीं एक कॉर्नर में मीट होते हैं। यदि टेल टेल या हेड हेड मीट होते हैं तो बच्चों वही आंसर है, वही एंगल है दोनों वेक्टर का जो ट्राइंगल का है। और यदि अपोजिट वे में एक का टेल है एक का हेड है तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल वो ट्राइंगल त्रिभुज का कोण नहीं होगा, 180 माइनस ट्राइंगल एंगल होगा। यानी ये देखो कैसे, ए का हेड है बच्चों, बी का टेल है, तो एंगल जो होगा, एंगल बिटवीन किसके बीच, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू 180 माइनस 60, दैट इज इक्वल टू 1। आंसर क्या होगा बच्चों, 120 डिग्री। क्लियर हुआ ये। तो ये दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का एक हमने आपको ये बता दिया कि या तो ट्राइंगल बनाओ या आप दोनों
साइड को स्क्वायरिंग करके डॉट प्रोडक्ट से एंगल फाइंड आउट। क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से हमने एक आपके लिए, क्योंकि हमें कोई, देखिए बच्चों, जो हमने पिछले साल के पेपर ऑब्जर्व किए, देखा गया, और हमारा पिछला अनुभव जो है यही कहता है कि यू रिक्वायर, आप लोगों को क्या जरूरत है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और वही चीजें चाहे आईआईटी के आने वाले एग्जाम हो या नीट 2021 का एग्जाम हो, आपके लिए हमने ये पूरा एक शुरू किया है, और वही क्वेश्चन हम लेंगे जो एग्जाम में संभावित है या आपके प्रीवियस ईयर आईआईटी में आए। ठीक है, तो अगले क्लास में, अगले वीडियो में बच्चों लेंगे हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बड़ा इंपॉर्टेंट है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से किसी वेक्टर का कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल निकालना, या रेजोल्यूशन से टू से मोर देन टू वेक्टर्स होते हैं, फोर्सेज होते हैं, उनका रिजल्टेंट कैसे आप फाइंड आउट। क्लियर है? तो पढ़ते रहिए और खूब मेहनत करते रहो, और जो भी आपके डाउट है, कोई भी आईआईटी का क्वेश्चन है या नीट का है क्वेश्चन, आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, और आप जैसा आपको पढ़ाई जैसी लग रही है, आप जो है फील कर रहे हैं, फिजिक्स में इंटरेस्ट आप, क्योंकि हमारा काम है इंड्यूस करना, आपको पढ़ाई में इंड्यूस करना, मोटिवेट करना और आपको जगाना, तो इसलिए आपको मेहनत करना है। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलेंगे फिर जो है। ठीक है।